तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और वो है रसायन विज्ञान के प्रयोग, प्रैक्टिकल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है यौगिकों का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो देखो बच्चों, आपको जो प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं उनमें कुछ कंपाउंड्स का प्रिपरेशन आपको करने के लिए दिया जाता है, समझ गए ना। तो आपको उन यौगिकों को कैसे बनाना है और उनका केमिकल इक्वेशन क्या है, इसी को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं अकार्बनिक यौगिकों का विरचन, मतलब ये है प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। और इसमें हमें दो कंपाउंड्स लेने हैं। एक तो है पोटास एलम फिट करी, जिसको हम बोलते हैं K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये एक डबल सॉल्ट है, द्विक लवण। क्या है ये? एक द्विक लवण। आणविक लवण का एक प्रकार होता है संकुल लवण, और एक होता है द्विक लवण, डबल सॉल्ट। तो आप देख रहे हैं कि इसमें दो सिंपल सॉल्ट्स फिजिकली इंटरैक्ट दिख रहे हैं, जुड़े हुए दिख रहे हैं, है ना। तो इसको बोला गया है क्या? पोटास एलम। ये बनाया कैसे जाता है? तो इसमें पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को 1:1 में लिया जाता है, इक्वामोलर, मतलब बराबर मोल में दोनों को लिया जाता है। 1:1 का मतलब 1-1 मोल, 2-2 मोल, 3-3 मोल, मतलब जितने मोल्स K2SO4 के उतने ही मोल्स एल्यूमिनियम सल्फेट के, और इनको वाटर में डिसॉल्व करके और फिर से इनका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, समझ गए ना। तो ऐसा करने से दोनों सॉल्ट फिजिकली इंटरैक्ट हो जाते हैं और इस तरह से ये बन जाता है क्या? हमारा पोटास एलम, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ध्यान रखें, जितने भी द्विक लवण हैं ये केवल अपनी सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्टेंस रखते हैं, मींस यहाँ पर ये एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हैं। अगर हम इन्हें फ्यूज्ड कर दें, पिघला दें मतलब, या पानी में घोल दें, तो इनके हर एक आयन टूट के अलग अलग हो जाएगा। उस समय इनका कोई क्रिस्टलाइन फॉर्म, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म उस क्रिस्टल, उस सॉल्यूशन में या उस फ्यूज्ड विलियन में क्या नहीं होगा? एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये केवल ठोस अवस्था में अपना एक आणविक स्थायित्व, मतलब एक क्रिस्टलाइन जो है स्ट्रक्चर का स्थायित्व रखते हैं, अस्तित्व रखते हैं। विलियन में या गलित अवस्था में टोटली अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। दूसरा होता है कि इनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी नहीं होती इंडिविजुअल, बल्कि इनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो इनके सिंपल सॉल्ट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वही होती हैं। मींस ये K2SO4 पोटेशियम का टेस्ट देगा, सल्फेट का, तो पोटास एलम भी यही करेगा। पोटेशियम आयन का टेस्ट आ सकता है, सल्फेट आयन का टेस्ट आ सकता है। इसमें एल्यूमिनियम का आएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट में, तो पोटास एलम में भी एल्यूमिनियम का कंप्लीट टेस्ट आएगा, है। तो इस तरह से ये अपने आप में एक सॉल्ट तो है, लेकिन इनकी कोई इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। इनमें जो सिंपल सॉल्ट है उनका अपनी आइडेंटिटी इनमें भी बनी रहती है, मतलब वो अपने आप का अस्तित्व उसमें भी रखते हैं। अब क्या होता है बच्चों कि जब हम इसको बनाते हैं पोटास एलम को, तो इसके लिए हम मिश्रण बनाते हैं जो K2SO4 और Al2SO4 और वाटर तीनों को मिला के जब हम इसे गर्म करते हैं, पहले एक हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो इसमें गर्म करने पर एल्यूमिनियम आयन जल अपघटित हो सकता है, और जल अपघटित होकर AlOH होल थ्राइस का जिलेटिनी प्रेसिपिटेट बना सकता है। इसलिए एल्यूमिनियम आयन को जल अपघटित ना होने, मतलब उसको जल अपघटित होने से रोकने के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट के जली विलयन में हम क्या मिला देते हैं? थोड़ा सा तनु H2SO4 मिला दिया जाता है। इससे एल्यूमिनियम आयन जल अपघटित नहीं होते। ये साल क्वेश्चन भी आया था, भी आप देखोगे। फेरस अमोनियम सल्फेट बनाने में थोड़ा सा तनु H2SO4 भी मिलाया जाता है, वहां पर भी, क्योंकि वो फेरिक आयन जो है Fe, मतलब जो फेरस आयन है Fe2+ आयन, उनका जल अपघटन रोक देता है। तो यहाँ पर अभी तो ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम 3+ आयन का जल अपघटन ना हो, इसलिए
जब हम ये बनाते हैं पोटास एलम तो जो मिश्रण होता है उसमें तनु H2SO4 डाल दिया जाता है, वो एल्यूमिनियम आयन को जल अपघटित होने से रोक देता है। फिर निर्माण की विधि है कि 10 ml जल लिया जाता है, 6.6 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट और 0.4 ml तनु H2SO4, 2.4 ग्राम K2SO4। इस पूरे मिश्रण को 40 डिग्री पर क्या किया जाता है, गर्म करते हैं। मिश्रण को अच्छी तरह बिलोडित किया जाता है ताकि हर एक सॉल्ट अच्छी तरह से घुल जाए। फिर कमरे के ताप पर ठंडा करते हैं। इससे फिटकरी के रंगहीन क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। इन्हें छान के और फिर इनका वेट ले लिया जाता है कि कितना ग्राम हमें एलू फिटकरी प्राप्त हो गया। तो ईल्ड निकाली जाती है, परसेंटेज ईल्ड की। निकालनी इतनी थी, निकला इतना, तो आपने जो निकाला है वो कितने परसेंट आपको मिला। तो ये है पोटास एलम। तो 2-3 पॉइंट याद रखना है। एक तो ये डबल सॉल्ट है ना। दूसरा है इसमें दोनों सिंपल लवण अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं अस्तित्व को जब तक ये सॉलिड है। और तीसरा एल्यूमिनियम आयन जल अपघटित ना हो, इसीलिए हमें क्या करना होता है, मिश्रण में तनु H2SO4 डाल के रखना होता है गर्म करने से पहले। फिर दूसरा जो सॉल्ट है ये है फेरस अमोनियम सल्फेट। इसी को हम बोलते हैं मोहर लवण। क्या बोलते हैं, मोहर लवण या फेरस अमोनियम सल्फेट। लैब में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक रिड्यूसर है। इसमें जो फेरस सल्फेट है वो रिड्यूसर होता है, मतलब Fe2+ आयन, ना कि अमोनियम सल्फेट। ये केवल इसीलिए यूज किया जाता है अमोनियम सल्फेट के साथ द्विक लवण के रूप में FeSO4 को अपचाय के, क्योंकि एक आर्द्रता ग्राही नहीं है। जबकि फेरस सल्फेट डायरेक्ट यूज किया जाए तो जल अपघटित भी हो जाता है और वो सही रिजल्ट नहीं देता। तो पहले ये भी बता दूं, ये भी एक क्या है, द्विक लवण। क्या है बच्चों, ये द्विक लवण, डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट द्विक लवण है। तो फेरस अमोनियम, इसमें भी वही 1:1 में लिया जाता है। मान लो हम इसका 1 मोल ले लें, मतलब 1 मोल का मतलब ये नहीं कि 1 मोल ही लिया जाता है, 1:1 मतलब है तुल्य मोल। तुल्य मोल का मतलब है 1 मोल अगर FeSO4 तो 1 मोल अमोनियम सल्फेट, 2 मोल FeSO4 तो 2 मोल अमोनियम सल्फेट। इस तरह से तुल्य मूल में दोनों को ले लिया जाता है, वाटर में डिसॉल्व करके रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। इससे हमें मोहर लवण FeS के जो है क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, FeSO4 इंटू अमोनियम सल्फेट इंटू H2। तो यहाँ Fe2+ आयन जल अपघटित ना हो, इसलिए FeSO4 के गर्म जलीय विलयन में कुछ मात्रा में तनु H2SO4 मिला दिया जाता है। ये अपन ने इस साल नीट का ही क्वेश्चन था ये, ठीक है, कि H2 फेरस सल्फेट का जो विलयन होता है उसमें क्या मिलाया जाता है जिससे Fe2+ आयन का जल अपघटन ना हो। तो इसके लिए हमें तनु H2SO4 मिलाना होता है। इस तरह से ये भी वही द्विक लवण है। इसमें भी दोनों जो सिंपल सॉल्ट्स हैं, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, ठीक है। और ये केवल सॉलिड में ही मिलेगा, लिक्विड में या फ्यूज्ड स्टेट में टोटली आयनों में वियोजित हो जाता है। विरचन की विधि है 5 ml वाटर, 3.5 ग्राम फेरस सल्फेट और 0.4 ml तनु H2SO4 प्लस 1.7 ग्राम अमोनियम सल्फेट को अच्छी तरह मिक्स करके 40 डिग्री पर गर्म करते हैं। मिश्रण को बिलोडित करते हुए गर्म करते हैं। इसके पश्चात प्राप्त विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा करते हैं। इससे हल्के हरे रंग के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, जो कि यही मोहर सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं। और इस तरह से आपने लैब में भी देखा होगा, ये सॉल्ट हल्का सा हरा हरा सा दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें 2 प्रकार के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बनाने होते हैं। फिर आता है कार्बनिक यौगिकों का विरचन, और इसमें हमें कार्बनिक यौगिक बनाने हैं। पहला है आयोडोफॉर्म का विरचन, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म CHI3 बनाना है। तो देखो बच्चों, इसके लिए आयोडोफॉर्म रिएक्शन ली जाती है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसे कंपाउंड जिनमें इतना ग्रुप जरूर दिखता है, मतलब अगर आप अल्कोहल लें तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि अल्कोहल में CH3CHOH से 2 एल्केनॉल मतलब या कीटोन एल्डिहाइड लें तो उनमें इतना ग्रुप होना जरूरी है। तो CH3CHOH युक्त अल्कोहल या CH3CO युक्त एल्डिहाइड या कीटोन्स, ठीक है। एल्डिहाइड में तो एक ही है एसिटल्डिहाइड, कीटोन्स में मिथाइल कीटोन्स, इनको लिया जाता है, ठीक है। जैसे यही लिखा है एथिल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन
को जलीय Na2CO3 या NaOH की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर आयोडाइफॉर्म बनता है। बात क्लियर है कि जब हम किसको इथाइल अल्कोहल ले लें, क्योंकि उसमें भी CH3 CHOH या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले सकते हैं, एसिटल्डिहाइड ले सकते हैं, एसीटोन ले सकते हैं, कोई भी मिथाइल कीटोन ले सकते हैं, एसीटोफिनोन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनको लेकर और इनमें क्या मिलाया जाता है, जलीय Na2CO3 या फिर NaOH और आयोडीन, और इसको गर्म करते हैं तो पीले रंग का क्या बनता है बच्चों, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म टेस्ट भी होता है कि CH3CHOH ग्रुप या CH3CO ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो इस तरह से ये रिएक्शन देखो कैसे चलती है, ये है इथाइल अल्कोहल, तो यहां से पहले 2 H निकलते हैं आयोडीन के साथ HI, और फिर HI NaOH से रिएक्शन करा के बना देता है NaI और H2O, और इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब आयोडीन ने अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिया और बन गया एसिटल्डिहाइड। अब यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पर लिया है, इसके तीनों H यहाँ से हटेंगे और 3HI और 3 आयोडीन यहाँ आ जाते हैं, मतलब यहाँ से 3 H हटेंगे और यहाँ पर 3 आयोडीन आ जाएंगे, और इस तरह से यहाँ पर हमें जो मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर +3I आ गए, तो ये है, और जो 3 HI बनेंगे वो NaOH उन्हें न्यूट्रल कर देता है, उसी तरह से जैसे ऊपर किया है 3NaI + 3H2O, और इस तरह से ये बन गया ट्राई आयोडो एल्डिहाइड। ये क्या बन गया, ट्राई आयोडो, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। अगर आपने एसिटल्डिहाइड लिया है या एथाइल अल्कोहल तो ये बनेगा। फिर इसके बाद और जब हीट करते हैं तो ये CHI और H यहाँ से निकल जाएगा और ये बन जाएगा आयोडोफॉर्म, और इस तरह से सोडियम हमारे पास फॉर्मेट बन गया। तो ये रिएक्शन चलती है जब हम इसका फॉर्मेशन करते हैं आयोडोफॉर्म का। बात क्लियर है। तो इस तरह से इथाइल अल्कोहल से पहले बना एसिटल्डिहाइड, फिर बना ट्राईआयोडो एसिटल्डिहाइड, और फिर बन गया आयोडोफॉर्म। तो ये कुल मिला के आयोडोफॉर्म का विरचन किया जाता है। अब विरचन की विधि देखते हैं कि कैसे लैब में बना सकते हैं आप। तो पहले 3 ml एथाइल अल्कोहल लें, 50 ml वाटर लें और उसमें Na2CO3 या NaOH मिला दें, और फिर 70 से 80 सेंटीग्रेड ताप पर मिश्रण को गर्म करें। अब मिश्रण जब अच्छी तरह बन जाए तो उसमें 5 ग्राम आयोडीन पाउडर मिला दें। इससे आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। आप उन्हें छान लें और उनकी परसेंटेज यील्ड निकाल लें। तो ये है आयोडोफॉर्म के विरचन की विधि। इस तरह से लैब में आप बना सकते हैं, मतलब सीधा एथिल अल्कोहल लो, NaOH लो, पानी मिलाओ और आयोडीन डाल के उबाल डालो 70 से 80 डिग्री पर। आप देखोगे येलो कलर के क्रिस्टल मिलना शुरू हो जाएंगे और वही है आयोडोफॉर्म। फिर एसिटेनिलाइड, ये भी लैब में बनाया जाता है ना। तो एसिटेनिलाइड बनाने के लिए हम एनिलीन लेते हैं और इसमें ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है ये? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये एक एसिटिलाइजेशन रिएक्शन है, मतलब यहाँ से H हटेगा और ये एसिटिक एसिड निकल गया और H की जगह आ गया CH3CO ग्रुप, और ये जो बना एसिटेनिलाइड क्रिस्टल्स मिलते हैं, बहुत ही चमकदार क्रिस्टल, है ना। तो वो है एसिटेनिलाइड। इस तरह से मतलब हम ये कह सकते हैं एन फिनाइल एसिटामाइड। ये क्या है बच्चों? एन फेनिल एसिटामाइड, इस तरह से। अब आते हैं विरचन। तो कैसे करें? तो एक कॉनिकल फ्लास्क में 10 ग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड लें और 10 ml एसिटिक एसिड, इसकी प्रेजेंस में चलती है, और 10 ml एनिलीन और 0.1 ग्राम जिंक चूर्ण मिश्रण को 30 मिनट तक गर्म करने के पश्चात मिश्रण को 200 ml बर्फ में डालते हैं। इससे श्वेत अवक्षेप एसीटोन या एसिटेनिलाइड प्राप्त हो जाता है, मतलब उसके श्वेत क्रिस्टल्स बनते हैं, मतलब जहां अवक्षेप ना होकर बल्कि क्या है, क्रिस्टल, बहुत चमकदार से दिखते हैं। तो इस तरह के क्रिस्टल्स बनते हैं, इन्हें छान लिया जाता है। तो इस तरह से हमें एसिटेनिलाइड, बहुत इजी है लैब में बनाना। पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड भी बना सकते हैं। पहले एसिटेनिलाइड बना दें, फिर नाइट्रेशन करा देंगे तो पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और ये बनता है पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड। नाइट्रेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड NO2 एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब यहाँ पर जो NO2 प्लस आके जुड़ा है ये इलेक्ट्रोफाइल है। और ये पूरी रिएक्शन क्या है बच्चों, मतलब एसिटेनिलाइड से लेके और पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड बनाना, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो ये इस तरह से हमें
कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन लैब में करनी होती है। तो इस तरह से आप इनकी रिएक्शंस याद रखें, ठीक है। और रिएक्शंस में क्या इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखना। आइडोफॉर्म टेस्ट कई बार आता है, इनमें से बताओ कौन आइडोफॉर्म टेस्ट करे, देगा नहीं देगा। तो ये तो आपको एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमें ये 3 विरचन मतलब 4 यौगिकों का विरचन किया। अब जो बचा हुआ पार्ट है बच्चों वो थोड़ा सा अलग है, इसी का प्रैक्टिकल वो और कर दूंगा। तो इस तरह से कुल मिला के पूरी केमिस्ट्री हिंदी में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट